नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है रूरल सोशियोलॉजी के बारे में, ग्रामीण समाजशास्त्र का पहला लेक्चर जो है इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है और जो दूसरा लेक्चर है आपका, अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि जो रूरल सोशियोलॉजी है ये साइंस है कैसे, मतलब कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान किस प्रकार से है। तो सबसे पहले चलते हैं, ग्रामीण जो समाजशास्त्र होता है ये विज्ञान किस प्रकार से है। देखिए, विज्ञान में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक चीज होता है क्या, तो एक चीज आपका होता है कारण और दूसरा होता है परिणाम। कारण और परिणाम के बीच का मतलब होता है कि समाज में खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या ग्रामीण समस्याएं जो भी पैदा होती हैं उसके निराकरण, उसकी कारण क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बाल मृत्यु दर, उसके बाद में सेक्स रेशियो का अचानक से यानी लिंगानुपात बढ़ जाना घट जाना, ग्रामीण समस्याओं में खास करके कुपोषण जैसी समस्याएं हो गई, फिर आपका जनसंख्या वृद्धि दर हो गया। ये सारी कुछ ग्रामीण सामाजिक समस्याएं होती हैं जिनके अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसके पीछे के कारण की आवश्यकता होती है, जानने की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात परिणाम जब पाए जाते हैं तो उस पर सुझाव की आवश्यकता होती है। खास करके विज्ञान के बारे में कहा जाता है, विज्ञान क्या होता है, जो किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान तो हालांकि विज्ञान होता है, लेकिन वह ज्ञान जो कारण और परिणाम में संबंध को स्थापित करता है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इस आधार पर यदि हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करते हैं तो ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान की तरह है, क्योंकि ये ग्रामीण परिदृश्य में यानी जो ग्रामीण समाज होता है उसमें ग्रामीण समाज के अंतर्गत पैदा होने वाले समस्याएं किस कारण से पैदा होती हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है और उसके परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में जो होता है निष्कर्ष भी निकाला जाता है। तो इस तरीके से कारण क्या है और परिणाम क्या है, समाज ग्रामीण पृष्ठभूमि में कारण और समाज के जो पिछड़ने के कारण है, लिंगानुपात के कारण है, कुपोषण के कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है, बाल मृत्यु दर के कारण है, इन कारण और परिणाम के बीच में, जैसे बाल मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण, जो बाल मृत्यु दर अगर हुआ तो फिर इसके परिणाम क्या क्या होंगे, क्या क्या हुए। लिंगानुपात यदि ज्यादा हो गया तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे, कुपोषण के परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इन सारी चीजों का जो अध्ययन है ग्रामीण पृष्ठभूमि में, ये उसे एक विज्ञान की श्रेणी देता है। तथापि यह जो समाजशास्त्र का विज्ञान होता है, समाजशास्त्र के जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन सिद्धांतों में उतनी तटस्थता नहीं होती है जितने की भौतिकी के नियमों में होती है। भौतिकी के नियम जो हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी चाहे आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस को देख लें या फिर फिजिक्स के जो और भी सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको देख लें, तो उसमें जो नियम होते हैं वो नियम सामाजिक विज्ञान पे, खास करके समाजशास्त्र पे ये नियम लागू उतने नहीं हो पाते हैं। हालांकि समाज के जो सिद्धांत होते हैं, समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होता है उनके विकास का तरीका भी वही होता है जो कि अन्य विज्ञान के नियमों के विकास का तरीका होता है। इसमें सबसे पहले समाज के तथ्यों की खोज की जाती है, उसके बाद में उसके लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तब उसके बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और अध्ययन के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो इस तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र जो होता है ये एक विज्ञान की तरह होता है। ये चीज क्लियर हुआ आपका? तो ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसे, ये स्पष्ट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरी चीज क्या, कि ग्रामीण समाज की संरचना की बात करते हैं। तो एक टॉपिक है आपका सामाजिक संरचना, ठीक है, यानी
रूरल सोशल स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। आप जानते हैं कि शरीर के जो अंग होते हैं वो मिलकर के शरीर का गठन करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये पता है कि शरीर के विभिन्न अंग मिलकर ही शरीर का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही समाज की जो विभिन्न इकाइयां होती हैं वो इकाइयां मिलकर के समाज का निर्माण करती हैं, और इस तरीके से आप समूह निर्माण के जो विभिन्न तरीके होते हैं उसी से समाज का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में D.M. मजूमदार हैं, प्रसिद्ध विद्वान लेखक हैं, समाजशास्त्री भी हैं। उनका क्या कथन है कि सामाजिक संरचना में समाज में बार बार जो नियम दोहराए जाते हैं तो उसके अस्थायी पक्षों का अध्ययन करते हुए समाज की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीजें रेडफील्ड जो हैं इन्होंने भी समाज के परिवार, नातेदारी, समूह, संस्था, शक्ति, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, इन सारे पहलुओं का अध्ययन करते हुए सामाजिक संरचना का वर्णन किया है। तो भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना को देखते हुए हम उसी पृष्ठभूमि यानी कि रेडफील्ड ने जो चीजें दे रखी हैं, जिस आधार पे समाज की संरचना का वर्णन किया है, उसी को बारी बारी से हम उसका अध्ययन करेंगे। आपको कि भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना के लिए रेडफील्ड ने जो कुछ चीजें निर्धारित की थी उसमें सबसे पहले आता है परिवार की बात करते हैं। तो परिवार की संरचना ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले आपका आता है ये संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली के बारे में। इन चीजों को हम लोग जानते हैं। संयुक्त परिवार क्या होते हैं, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। इसमें अनेक पीढ़ियों के रक्त संबंध और वैवाहिक संबंध मिला करके संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप दादाओं से, उससे पहले की पीढ़ी, और उनके जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए कहीं ना कहीं, दादा दादी हो गए, माता पिता हो गए, परदादा परदादी हो गए, और उन्हीं के आधार पे एक जो वंश चलता है, इसमें परिवार की जो पैतृक संपत्ति होती है या सामान्य संपत्ति होती है, सभी सदस्य जो होते हैं उसका उपभोग करते हैं। ये चीज है इसमें। तो ये आपका हो गया संयुक्त परिवार। हालांकि अभी जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज में इस तरह की प्रवृत्ति अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और व्यक्तिगत परिवारों की संरचना होते जा रही है। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा जब संयुक्त परिवार की पुनः संरचना होगी। जो आपका है ये है ग्रामीण नातेदारी व्यवस्था। चलते हैं इस पे, ग्रामीण नातेदारी व्यवस्था के बारे में चलते हैं। ग्रामीण नातेदारी व्यवस्था के बारे में जब हम चलेंगे तो ये जो नातेदारी है ये दो तरीके से, यानी रूरल किनशिप सिस्टम होता है। नातेदारी किस तरीके से रिश्ते नाते जो होते हैं वो स्थापित होते हैं गांव में। तो एक तो होता है आनुवंशिकी के आधार पे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, परदादा दादा, उसके बाद में माता पिता, ऐसे जो होते हैं इसको आनुवंशिकी के आधार पर कहा जाता है। तो और दूसरा होता है आपका यौन संबंधों के आधार पे। तो जो संबंध समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं आनुवंशिकी के आधार पे और यौन संबंधों के आधार पर, उसी को हम लोग ग्रामीण नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका यौन संबंधों के आधार पर, और दूसरा है आपका आनुवंशिकी के आधार पर। ठीक है, यहां आप चलते हैं हम लोग आनुवंशिकी के आधार पे। जब आनुवंशिकी की बात करते हैं हम लोग तो
दर पीढ़ी जो चीजें आपको स्थापित होती हैं, तो ये विवाह द्वारा होता है, विवाह के आधार पे, रक्त के आधार पे और काल्पनिक आधार पे, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चीजें आ रही है आपको, आनुवंशिकी की बात आती है तो एक तो होता है विवाह, दूसरा होता है आपका रक्त के आधार पर, ब्लड के आधार पे, और तीसरा होता है आपका गोद लेने की प्रथा, गोद लेना, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक व्यवस्था, काल्पनिक आधार। इसमें देखिए आनुवंशिकी के आधार पे जो विवाह होता है, जो आनुवंशिकी के आधार पे जो हमारी नातेदारी चलती है, इसमें आप देखिएगा सास ससुर, ननद भाभी, देवर, मामा मामी, ये सभी आनुवंशिकी के आधार पे आते हैं, विवाह संबंधों, वैवाहिक संबंधों के आधार पे। और ये जो रक्त का आधार होता है, रक्त के आधार पे आपको आपके माता पिता, दादा दादी, मौसा मौसी, नाना नानी, चाचा चाची इत्यादि आदि लोग आ जाते हैं। जबकि काल्पनिक आधार पे जो गोद लेने के बाद में जो सामाजिक मान्यता मिलती है और उससे जो वंश आगे बढ़ता है, वही आनुवंशिकी के आधार पे होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका ये तीसरा है आपका ग्रामीण जाति व्यवस्था और जाति पंचायत। ग्रामीण जाति व्यवस्था, ग्रामीण जाति व्यवस्था और पंचायत के बारे में बात करते हैं। पंचायत व्यवस्था भी कह सकते हैं इसको, या जाति पंचायत इसको कह सकते हैं। पंचायत व्यवस्था दूसरी हो जाएगी, हम लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से लेके चलेंगे, हालांकि वो भी कुछ हद तक सही हो सकती है। तो देखिए, जो ग्रामीण समाजशास्त्र की जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है हमारा भारत के संदर्भ में जो है, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये है ग्रामीण जाति व्यवस्था और जाति पंचायत की। तो सबसे पहले जाति के बारे में चलते हैं। जाति में क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं क्या है, यह है कि इसमें एक ही जाति के सदस्य आपस में विवाह करते हैं। दूसरा, अंतर जातीय विवाह के कठोर नियम होते हैं। तीसरा, जाति से बाहर विवाह करने पर उस जाति के द्वारा या तो कठोर दंड दिया जाता है या फिर उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। और चौथा है आपका, जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए आपकी जाति से संबंधित चीजें जो आपके ग्रामीण पृष्ठभूमि में मौजूद हैं, उसके बारे में ये जाति व्यवस्था का कुछ विशेषता हो गया। अब चलते हैं जाति पंचायत के बारे में। तो जाति पंचायत के बारे में बस इतना ही समझिए कि एक जाति में कुछ गणमान्य लोग जो पंच होते हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था हमारी डेमोक्रेसी का एक सिस्टम होता है, तो ऐसे ही हर एक जाति में हर एक जगह कुछ गणमान्य प्रतिष्ठित उस जाति के लोग होते हैं, जिनके द्वारा उस जाति के लिए नियम, जाति एकता और कल्याण से जुड़े कार्य किए जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग उसको जाति पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो जाति पंचायत क्या करती है, इसको एक तरह से मान के चलते हैं, ये एक संस्था होती है उसकी। जाति पंचायत जैसे सामाजिक कार्य करती है, कार्य करता है, फिर धार्मिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है। सामाजिक कार्य में ये क्या करता है, तो जाति के जो सामाजिक मूल्य होते हैं और उसकी जो परंपरा रहती है, रखी जाती है, उसको स्थिर रखते हैं। खास करके आप जब देखेंगे ये जो जंगलों में कबीले या समूहों में रहने वाले लोग होते हैं, वो सरकार उसके लिए तो प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि जो आदिम जातियां हैं, जो अपनी चीजों को मौलिक रूप में बनाए हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप न हो, जिससे कि उनकी मौलिकता बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये जाति पंचायत होती है, जाति पंचायत के सामाजिक जो पंचायत के सामाजिक कार्य होते हैं, इसमें ये सामाजिक मूल्य और उसकी परंपराओं को स्थिर रखते हैं। फिर से विवाह से संबंधित झगड़ों का भी ये निपटारा करते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि ये सामाजिक जीवन से संबंधित नियम और व्यवहार के ढंग का निर्धारण करते हैं।
ये हो गया आपका सामाजिक कार्य। धार्मिक कार्यों में ये क्या करते हैं, जो गांव के मंदिर होते हैं, पूजन स्थल होते हैं, उन सब की देखभाल करते हैं, धार्मिक त्योहार की व्यवस्था करते हैं। और नेक्स्ट है आपका राजनीति के बारे में, तो अपने समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति विशेष को संगठित व्यक्ति विशेष को आगे करते हैं और संगठित करते हुए उसका समर्थन करते हैं अपने समाज के लोगों को कि भाई इस व्यक्ति का आप समर्थन करें। तो ये हो गया आपका ग्रामीण जाति व्यवस्था और जाति पंचायत। तीसरा जो इसका चौथा जो इसका बात आता है, सामाजिक संरचना की बात आती है चौथी, तो इसमें पॉइंट है आपका जजमानी प्रथा। ये जजमानी प्रथा क्या होती है भारतीय समाज में? तो जजमानी प्रथा के बारे में हम लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन मान के चलिए कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, नाई, बढ़ई, ये जितने भी लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, जजमानी प्रथा में ब्राह्मण, नाई, बढ़ई, धोबी, लोहार और चर्मकार, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी जजमानी प्रथा के ही अंग रहे हैं ग्रामीण समाज में। और ये क्या करते हैं, ये जो प्रथा है ये आर्थिक और सामाजिक आधार पर एक आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे पे जो ये निर्भर करते हैं, आर्थिक और व्यावसायिक रूप में चूंकि ये लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वही निर्भर करना क्या कहलाता है? जजमानी प्रथा कहलाती है। जैसे ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते हैं जिनके यहाँ, वो उनके लिए जजमान हो गए। नाई जो सेवाएं देता है ग्रामीण लोगों के यहाँ जाके, उनके बाल बनाना, नाखून बनाना या अन्य जो पूजन अवसरों पे जो जहां जहां उसकी आवश्यकता होती है उस पर कार्य करना। बहुत सारे घरों में एक ही नाई कई घरों में हर एक सामाजिक अवसरों पे, पूजन अवसरों पे या फिर ऐसे भी खोजे जाते हैं, तो वो उनके जजमान होते हैं। ठीक ब्राह्मण भी धार्मिक उत्सवों पे उनकी खोज होती है तो ब्राह्मण के जजमान वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों की ये सेवाएं करते हैं या जो लोग इनसे सेवाएं लेते हैं, वो लोग इनके जजमान कहलाते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। जजमानी प्रथा में ब्राह्मणों को ही मत लीजिएगा, ब्राह्मणों के अतिरिक्त नाई भी होते हैं, कहार भी होते हैं, धोबी भी होते हैं, लुहार भी होते हैं, बढ़ई भी होते हैं, चमकार भी होते हैं। ये सब लोग, इनसे जो लोग इनकी सेवाएं लेते हैं, वो सब इनके क्या कहलाते हैं? जजमान कहलाते हैं। तो इस तरीके से समाज में, हमारे भारतीय ग्रामीण समाज की जो संरचना है उसमें जजमानी प्रथा भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विवाह के बारे में। अब चलते हैं, जो पांचवा है पॉइंट, ये है ग्रामीण विवाह। विवाह देखिए, विवाह के द्वारा क्या होता है कि सामाजिक, शारीरिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं, ये सत्य है। तो ये एक तरह से संस्कार में आते हैं। जो हिंदू विवाह है, हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पे जो विवाह की बात होती है, तो ये विवाह जो होता है ये एक सामाजिक संस्कार के अंतर्गत आता है और इसमें दो विषम लिंगियों को जीवन जीने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए और अन्य कार्यों के लिए सामाजिक मान्यता प्रदान की जाती है। इस तरीके से हमने बताया ग्रामीण विवाह जो है, ये ग्रामीण समाज की संरचना जो होती है, समाज की जो संरचना होती है उसमें ग्रामीण विवाह जो है ये एक संस्कार के रूप में माना जाता है, ये एक प्रथा के रूप में माना जाता है, ये धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है, जिसको कि स्वीकार किया गया है। दो विपरीत लिंगी जो कि संतानोत्पत्ति, प्रजनन और भरण पोषण की सामाजिक स्वीकृति स्वीकार करते हैं या जिन्हें मिलती है, तो वो आपको ग्रामीण विवाह से ताल्लुकात रखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो छठा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका ग्रामीण धर्म के बारे में। ग्रामीण धर्म के बारे में
पे भी चलते हैं लोग। देखिए, गांव में निवास करने वाले अधिकतर लोग धर्म से प्रभावित होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? गांव में निवास करने वाले लोगों का मुख्य पेशा खेती होता है, और ये जो खेती करते आ रहे हैं लोग, परंपरागत खेती ही करते आ रहे हैं लोग, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ये प्रकृतिवादी होते हैं, जिसमें कि प्रकृति की शक्तियों की ये पूजा करते हैं। तो ऐसे में चूंकि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और प्रकृति की शक्तियों की पूजा यहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा से ही करते आ रहे हैं। तो धर्म का भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव और अमिट छाप भी है। चलते हैं हम अब 7वें पॉइंट की तरफ। तो जो 7वां पॉइंट है ये आपका है ग्रामीण शिक्षा को लेकर के। ग्रामीण शिक्षा क्या करती है? देखिए, पहले जो ग्रामीण व्यवस्था थी हमारी, इस ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का रूप, यानी कि प्राचीन भारत की शिक्षा का रूप तो उन्नत था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के चलते इसमें नित्य निरंतर अवनति होती चली गई। ठीक है, और ये शिक्षा जो है ये संकुचित होकर के रह गई है, और ग्रामीण व्यवस्था में आज ग्रामीण व्यवस्था, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की बुरी व्यवस्था का ये भी एक कारण है, जिसको हम कह सकते हैं अशिक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये है क्या? मनोरंजन के बारे में। ग्रामीण मनोरंजन 8 होता है ना। ग्रामीण मनोरंजन आप देखिएगा, हमारे यहाँ आज भी जो खास करके जो हिंदू परंपराएं हैं, इसमें रामायण, महाभारत या नुक्कड़ पे नाटक वगैरह ये सारी चीजें आज भी होते रहती हैं। तो इससे एक फायदा ये है कि गांव की जो कहते हैं कि गांव की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, कहानियों के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो जातिगत भेदभाव है इससे दूर होता है, उसमें ये सहायता करता है। और भारत में आज भी ग्रामीण मनोरंजन को, खास करके जो नाटक होते हैं, तो उसकी आज भी परंपरा बनी हुई है, और गांव में सौहार्दता के लिए, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है। इससे सभी व्यक्ति, समाज के जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे जाति के किसी भी वर्ण से हो, किसी भी जाति से हो, सभी मिलजुल करके भाग लेते हैं और मनोरंजन करते हैं। चलिए, धन्यवाद।